हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की क्लासेस चल रही थी जो बिहार में लेखपाल की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में भी इनकम टैक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप मेनली हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और जो बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है और आ सकते हैं, और इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 of annual value, 1/4 of annual value, 30% of annual value, 1/4 of rent received। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड है उससे जब जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं टैक्सेबल इनकम, तो वहाँ पर इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी जो एक्सपेंसेस होता है उसके संबंध में जो हम जो डिडक्शन देते हैं वो कितनी देते हैं, तो वो आपको पता ही होगा 30% किया जाता है। इसका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटरेस्ट को अलग कर दिया है क्योंकि इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो 1/5 लेते हैं, आपको पता ही होगा 1/5 पार्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं उनका 30% करते हैं एनुअल वैल्यू का। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश ने मई 2020 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा। गत वर्ष 2021-22 में ऋण पर 2,10,000 रुपए ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है। Suresh purchased a house for his residential purpose after taking a loan in May 2020. During the previous year 2021-2022, he paid interest on loan 2,10,000. In computing income from house property, the deduction is allowable to the extent of 2,10,000, 1,35,000, 2 lakh। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सुरेश है उसने 2020 में कुछ लोन लिया था अपने घर को बनवाने के लिए, अपने स्वयं के रहने के घर को बनवाने के लिए, और 2021-22 में उसने क्या किया है, उस जो लोन था उस पर ब्याज दिया है 2,10,000 का। तो अब जो उसको कटौती मिलेगी मकान शीर्षक से, जो आपको पता होगा डिडक्शन मिलेगी, वो कितनी मिलेगी ये कुछ पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उसको डिडक्शन मिलेगी वो 2 लाख की मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो उसमें मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख है, उसको डिडक्शन सिर्फ 2 लाख तक ही मिलेगी। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड prior to completion of construction of house shall be allowed as deduction in 2 installments for 2 years, in 3 installments for 3 years, in 4 installments for 4 years, in 5 installments for 5 years। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो ऋण लिया जाता है मकान बनवाने के लिए और प्रॉपर्टी को बनवाने के लिए, तो उसको जो इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसकी जो डिडक्शन दी जाती है वो कितने वर्षों तक और कितनी इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। तो उसकी डिडक्शन 5 वर्षों तक दी जाती है। कितनी इंस्टॉलमेंट में 1/5 किया जाता है, तो 5 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु गत वर्ष 2021-22 में लिए गए ऋण पर 1,20,000 रुपए ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है। Interest paid 1,20,000 on loan taken in the previous year 2021 to 2022 for the renovation of self-occupied house. In computing income from house property, the deduction is allowable to the extent of 1,20,000, 1,30,000 nil। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक तो होता है बनवाने के लिए लेना और दूसरा हो जाता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है, जो हाउस है, उससे रिनोवेशन के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके रिनोवेशन के लिए लिया गया था लोन, उस पर 1,20,000 का ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पर उसकी कितनी कटौती मिलेगी, तो यहाँ पर जो उसको कटौती मिलेगी वो 30,000 की मिलेगी, 30,000 की ही कटौती मिलेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 23 उपधारा 2 उपधारा बी में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। The annual value of the vacant house property referred to in section 23 subsection 2 subsection b shall be principal value, fair rent, standard rent, nil। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक सेक्शन आप लोग की दे रखी है धारा 23 की, धारा 2 की सबसेक्शन बी में, तो आप बता रहा है कि जो मकान संपत्ति होगी उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा, एनुअल वैल्यू क्या होगी, अगर जो मकान है वो खाली रहा है। तो वहाँ पर खाली रहे मकान की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0, nil। एक आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब वहाँ रहा ही नहीं है, कोई पूरा टाइम खाली रहा है, तो उसको कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू भी नहीं होगी, तो यहाँ पर nil हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस द हाउस मीन्स dwelling हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, गोडाउन, अबव ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाउस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इनकम टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर जो हाउस की बात कर रहे होते हैं तो किस तरह का हाउस इसमें आता है? रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन, गोदाम, मकान में ये सभी सम्मिलित हैं। तो जब बात हम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कर रहे होते हैं तो उसमें ये तीनों ही तरह के हाउस को इंक्लूड किया जाता है। वो डिपेंड करता है उनकी जो टैक्सेबल निकलती है इनकम, तो डिपेंड करता है कि अलग अलग तरीके से निकाला जाता है कि उसके एक्ट है उसके अंदर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या फिर कितने टाइम खाली रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल अबव ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराए पर उठे मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा है। द मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस गिवन ऑन रेंट इज 1,50,000, 1,30,000, नो लिमिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैक्सिमम रिडक्शन दी जाती है जब मकान का निर्माण जो किया जाता है, बनवाया जाता है, उसका जो ऋण लिया जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर जो मकान के ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की जो सीमा होती है तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर वो स्वयं रहने के मकान के लिए ऋण ले रहा है तो वहाँ पर उसकी कटौती की जो अधिकतम सीमा होती है वो दे रखी है, लेकिन जब जो है वो किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए ऋण ले रहा होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस इज नेट प्रॉफिट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, नेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस यानी कि अपने वो स्वयं का जो अपना उसका बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, उसके जो इनकम होगी हाउस की तो वो कितनी होगी? शुद्ध लाभ, उचित किराया, नगर पालिका मूल्य या फिर शून्य। तो जो स्वयं के लिए कर रहा है तो उसकी क्या हो जाती है? नील हो जाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने स्वयं के रहने का मकान 2013 में क्रय किया जिस पर उसने 9,75,000 ऋण लिया। ब्याज की कटौती होगी जबकि गत वर्ष में देय ब्याज 1,50,000 रुपए है। एक्स परचेज ए हाउस फॉर हिज रेजिडेंस एंड borrowed a loan of 9,75,000 in 2013. The deduction for interest will be when interest payable in previous year is rupees 1,50,000, 30,000, 1,35,000, 1,50,000, 45,000। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक्स जो एक थे उन्होंने खुद के रहने के लिए, स्वयं रहने के लिए एक घर खरीदा था 2013 में और उसको उन्होंने उसके लिए ऋण लिया था उन्होंने 9,75,000 का। तो ब्याज की कटौती उनको कितनी मिलेगी? फिर गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में उन्होंने जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है? 1,50,000 का दिया है। तो यहाँ पर उनको कितनी कटौती मिलेगी? पूरी 1,50,000 की ही मिलेगी। गत वर्ष में जो चुकाया गया ब्याज होता है कटौती उसकी ही दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है। द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, नील, व्हिचएवर इज लेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब स्वयं के रहने यानी अपने रहने के लिए कोई जो मकान लिया जाता है तो उसकी एनुअल वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, 0 होती है, आपको पता ही होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खाली रहा हो गत वर्ष में किसी प्रीवियस ईयर में पूरा वर्ष अगर खाली रहा है, पूरे साल खाली रहा है घर तो भी 0 होगी। और अगर उसने जो है अपने रहने के लिए लिया है, अपने रहने के लिए खरीदा है, अपने खुद रह रहा है वो किसी गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में तो भी वहां पर नील ही होती है, दोनों कंडीशन में नील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है? विच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टैक्स? फार्म हाउस, पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, बिजनेस बिल्डिंग, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है जिसको जो इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर फार्म हाउस है या फिर जो राजा का महल यानी कि कोई पहले एक्स रूलर है उसका जो है पैलेस है या फिर जो बिजनेस बिल्डिंग है, तीनों से ही जो इनकम होती है क्या होगी? वो टैक्सेबल नहीं होती। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपए है। इस मकान के बराबर के सह स्वामी बी एवं सी है, यानी कि कोई ऐसा घर है जिसमें 2 लोगों का है जो प्रॉपर्टी बी और सी दोनों मिलकर उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। बी के मकान संपत्ति से आय होगी। एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज 1,20,000। बी एंड सी आर इक्वल co-owners of the house. B's income from house property shall be 42,000, 60,000, 80,000, 1,20,000। तो यहाँ पर ज्यादा आप लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे? 1,20,000 दे रखी थी, आप उसका हाफ कर देंगे 50,000 और 60 आंसर को टिक कर देंगे।
और 60,000 आंसर को ही टिक कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितनी इनकम होगी, और जब इनकम की बात आ रही है तो म्यूनसिपल टैक्स तो दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर हमको उसकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम 30% करते हैं उसका लेस। तो यहाँ पर जो आपकी 60,000 दोनों की आ गई, लेकिन उस 60,000 का 30% करके हमको लेस करना होगा टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए। तो 60,000 का 30% आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 आएगा। अब 18,000 को हम लेस कर देंगे 60,000 में से, कितना आ जाएगा, 42,000। तो जो आपका 42,000 आएगा यानी कि 42,000 रुपए जो आएंगे वो हो जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों ही आंसर दे रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 है। धारा 24 सबसेक्शन ए के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी। The annual value of the house property is ₹40,000. Standard deduction under section 24 subsection A shall be 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी एनुअल वैल्यू है वो 40,000। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है, उसके बाद उसमें से हम इसका टैक्स लेस कर देते हैं, तो क्या निकल के हमारी आ जाती है, एनुअल वैल्यू निकल के आती है। तो एनुअल वैल्यू जो है वो 40,000 है। अब उसमें से हमने कोई कटौती देनी है वैधानिक धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती, तो कितनी होगी आपको बताना है। तो वो हो जाएगी 40,000 है, इसका हमें क्या निकालना होगा, 30% निकालना होगा। एनुअल वैल्यू है, 30% निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगा जो टैक्सेबल इनकम है वो 40,000 का 30% कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 ही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख रुपए प्राप्त हुआ, इसमें से राशि में कटौती मिलेगी। Arrear of rent received during previous year ₹1 lakh, from this amount deduction shall be allowed 0, 20,000, 30,000, 50,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में उसको क्या हुआ था, यानी कि पहले का कोई एरियर था रेंट का, वो रेंट रिसीव हुआ है, तो अब उस रेंट के संबंध में उसमें कितनी आपको डिडक्शन मिलेगी, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो वहां पर हमको डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 30,000 की ही मिलेगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना वसूल किए गए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख रुपए, इस राशि में से कटौती मिलेगी। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंट टू क्लेमिंग डिडक्शन रियलाइज्ड ₹1 lakh, फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्शन शैल बी अलाउड 0, 20,000, 30,000, 40,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ना वसूल यानी कि पहले कोई रेंट था जो कि रिसीव नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो उसे कटौती मिलेगी, तो जो आपका 1 लाख दे रखा है उसका 30% निकाल लीजिए, 30% कितना आ जाएगा, 30,000। तो सिर्फ 30,000 की ही कटौती मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एरियर ऑफ रेंट होता है, यानी कि कोई बकाया किराया या फिर जो किराया ना वसूल हुआ हो, अनरियलाइज रेंट हो, तो उन दोनों की जो कटौती स्वीकृत होती है वो 30% होती है। कोई भी आपका अमाउंट दे रखा है उसका 30% ही उसको डिडक्शन दी जाएगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं, जो कैपिटल गेन चैप्टर कर सकते हैं। पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार में बांटा गया है। कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पूंजीगत लाभ जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पता है ये दो तरह के होते हैं, एक एलटीसीजी होता है, दूसरा एसटीसीजी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है। Which of the following is not a capital asset? Goodwill of a business, jewelry, stock in trade, agriculture land in Delhi। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी होगी जो कैपिटल एसेट नहीं होगी। तो कैपिटल एसेट कौन सी नहीं होगी, तो आपको गुडविल भी हो जाएगी, ज्वेलरी भी होती है और एग्रीकल्चर लैंड भी होती है। जो लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड होता है, यानी कि जो व्यापारिक माल होता है, वो क्या होगा, पूंजी संपत्ति नहीं, वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष में 50,000 रुपए का लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30/12/2008 को खरीदा गया था और उस पर शाक भाजी उगाई जाती थी, लाभ कर योग्य है। During the previous year, D earns a profit of ₹50,000 by selling a piece of land in Lucknow on which vegetables were being grown and which was purchased on 13 December 2008. The profit would be taxable as short-term capital gain, long-term capital gain, not taxable being profit on sale on agricultural land, business gain। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डी एक व्यक्ति था, उसने कोई लखनऊ में उससे जो एक भूमि का टुकड़ा था, तो उसने उसको जो है सेल किया है, जिसको उसको जो प्रॉफिट हुआ है प्रीवियस ईयर वो 50,000 का हुआ है। और उसने वो जो लैंड थी वो कब खरीदी थी, वो उसने 2008 में खरीदी थी, 30 दिसंबर 2008 को खरीदी थी। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो लैंड है उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल गेन है या नहीं है, तो किस तरह का है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड उसने खरीदा है, लेकिन
वो टैक्सेबल होता है और जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो भी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे LTCG माना जाएगा, क्यों? क्योंकि जो संपत्ति थी, जो उसके पास भूमि का टुकड़ा था, वो उसका 2008 से उसके पास है। तो जब इस तरह की संपत्ति होती है जिसमें काफी टाइमिंग उसके पास रहेगी, यानी कि 36 मंथ से ज्यादा उसके पास अगर है, तो वो किस तरह की हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, यानी कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा, फर्म 32 धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है। A partnership firm sold a residential house under which section the firm can get exemption on long-term capital gain? Section 54, Section 54D, Section 54EC, Section 54F। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म ने एक पार्टनरशिप फर्म जो थी उसने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है। तो वैसे तो यहाँ पर जब जो रेजिडेंशियल हाउस को सेल करने की बात आती है, तो यहाँ पर सीधे हमारी सेक्शन 54 आ जाती है, लेकिन जो सेक्शन 54 के अंडर में मिलती है डिडक्शन, वो किसको मिलती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति करदाता को या फिर एक हिंदू आधारित परिवार से जो होता है उसको ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ये जो जाएगा वो जाएगा धारा 54 EC में, सेक्शन 54 EC में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मत पर पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा? Which of the following would attract capital gains tax? Special Barrier Bond 1991, 6.5%, Gold Bond 1977, Stock in Trade, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी मद होगी या कौन से जो आपके दे रखे हैं, तो उसमें जो है टैक्स लग सकता है, कैपिटल गेन पर जो टैक्स होगा वो देना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी पूंजी लाभ कर योग्य नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है। द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो घर का फर्नीचर होता है, डोमेस्टिक आपका हाउस होल्ड फर्नीचर क्या है, तो उसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस पर जो इनकम होती है वो क्या होगी, कर योग्य होगी, करमुक्त होगी, पूंजी लाभ होगा, उससे आयगत लाभ होगा। तो उससे जो लाभ होता है वो करमुक्त होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा। द इनकम टैक्स रेट ऑन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल इज 10%, 20%, 15%, 30%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है जो उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है उसका कितने % से टैक्स लगता है। जब आप टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होते हैं, जो मैंने आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ाया है, इसी में ही MCQ वीडियो में जो दी थी इसमें, तो आपको बताया था कि जो ओवरऑल टैक्स निकालते हैं हम, तो वहाँ पर अलग अलग कुछ चीज़ों पर लगाया जाता है। LTCG पर अलग दर से लगता है, STCG पर अलग लगता है। तो जब टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होते हैं तो टोटल इनकम में से हम इसको अलग कर देते हैं, इन पर अलग रेट से लगाते हैं, उसके बाद बाकी टैक्स लायबिलिटी जो होती है हम अलग तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कितनी % से लगता है, तो वो लगेगा 20% से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। फॉर कैपिटल गेन बीइंग ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एन एसेस्सी शुड रिटेन द एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ, 36 मंथ, मोर देन 36 मंथ, 12 मंथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी संपत्ति को पर पूंजी लाभ लगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो वहां पर उस एसेट को कितने टाइम तक उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो पहले मैंने बताया था कि 36 मंथ से ज्यादा, यानी कि 3 साल से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर देन 36 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2021 to 2022 इज 1081, 1024, 272, 317। तो आपको पता ही होगा कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं हर साल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बार 2021-22 के लिए है वो क्या हो जाएगा, वो होगा 317, 317। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखें। इन द केस ऑफ शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल अराइज if the assessee retain the shares with him for a period of less than 12 months, 12 months, more than 12 months, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो उन पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसके लिए वो जो कोई असेस्सी है, करदाता है, कितने टाइम तक उसके पास होने चाहिए, तो वो हो जाता है 12 माह से अधिक, मोर देन 12 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। For capital gain being long-term capital gains, an assessee should retain the asset for a period of 40 months, 36 months, more than 36 months, less than 36 months।
क्वेश्चन में कह रहा है कि पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए तो कितना होना चाहिए, 36 माह से अधिक, मोर देन 36 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ उदित होता है, कैपिटल गेन्स अराइजेस ऑन बिजनेस कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, स्टॉक ऑफ ट्रेड, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैपिटल गेन होता है वो किस पर होता है या किस पर लगता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल गेन होगा वो हो जाता है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, यानी कि जब ट्रांसफर हम कर रहे होते हैं किसी कैपिटल एसेट का तो वहां पर होता है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर। ये विल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, यानी कि किस तरह का ट्रांसफर हम कर रहे होंगे जो कि हम जिस पर जो भी हम मुझे प्रॉफिट होगा उसको इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाता है दोनों ही आ जाएंगे। अगर हम किसी को कोई चीज जो है गिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई वसीयत के तौर पर किसी को मिल रही है, जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है, तो दोनों ही क्या होगा, इनकम में नहीं आते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास से होने वाली संपत्तियों का पूंजी लाभ होगा, कैपिटल गेन और डिप्रिसिएशन एसेट विल ऑलवेज बी, एसटीसीजी, एलटीसीजी, टैक्स फ्री, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिन भी एसेट्स पर डिप्रिसिएशन लगता है तो उनका जो कैपिटल गेन होता है वो कौन सा होता है, तो उन पर क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अल्पकालीन होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी संपत्ति नहीं है, नॉट ए कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन ए विलेज, गुडविल ऑफ बिजनेस, कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ज्वेलरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो होगी वो कैपिटल एसेट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर लैंड है जो कि किसी गांव में स्थित है वो यहाँ पर नहीं होगी कैपिटल एसेट। बाकी गुडविल भी होगी, कार यूज फॉर बिजनेस पर्पस भी होगी और ज्वेलरी भी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संपत्ति नहीं है, नॉट ए कैपिटल एसेट, स्टॉक एंड ट्रेड, हाउस होल्ड फर्नीचर, कार फॉर पर्सनल यूज, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो होगी वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये तीनों ही क्या है, वो कैपिटल एसेट नहीं होंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने में ज्ञात की जाती है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है, टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या चीज हम जो है निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, तो वो हो जाती है इंडेक्स कॉस्ट, यानी कि निर्देशांक लागत हम निकालते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक है। अंडर सेक्शन 44 AB, द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज कंपल्सरी इफ टोटल सेल्स एक्सीड 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 10 करोड़। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, धारा 44 AB, इसके काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो आपको सेक्शन 44 AB है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि कब जो है जो अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है सेक्शन 44 AB के अंतर्गत। वो हो जाता है कि जब आपका टर्नओवर जो है जो सेल्स होती है वो 10 करोड़ से ज्यादा होती है तो वहां पर जो होगा ऑडिट कंपल्सरी होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 44 AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय है। अंडर सेक्शन 44 AB, स्पेसिफाइड डेट मीन 13 जून, 31 जुलाई, 13 सितंबर, 13 नवंबर। क्वेश्चन में कह रहा है जो धारा आपकी 44 AB है उसमें जो निर्दिष्ट तिथि बोला जाता है, स्पेसिफाइड डेट होती है, उस कौन सी डेट जो होती है जिसको स्पेसिफाई किया जा रहा होता है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी 30 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी का ब्याज स्वीकृत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज अलाउड अप टू 15%, अप टू 16%, अप टू 18%, अप टू 12%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फर्म होती है जो अपने पार्टनर्स को जो उसकी कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट देती है, ऐसा तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कोई इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर आपस में जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट देना है तो उसकी जो है ब्याज की स्वीकृत कहाँ तक हो सकती है, कितने तक उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो हो जाता है 12%। 12% तक ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है। Out of the following, which expenses is not admissible expenses? Bad debt, goods and service tax, income tax, excise duty।
यहाँ पर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है जो आप लोग का व्यापार से आय शीर्षक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसमें कौन सा जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एडवाइजेबल नहीं होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो इसमें नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है? Which of the following expenses loss is not admissible as reduction while computing income from business and profession? Stock in trade, loss in fire 20,000, entertainment expenses rupees 10,000, commission of rupees 2,000 paid in order to receive business, rupees 500 paid as fee to a lawyer for drafting the deed of agreement of partnership firm। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो कौन सा एक्सपेंस ऐसा है या कौन सा ऐसा लॉस है जो कि जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है इस हेड में नहीं आएगा, उसकी कटौती नहीं दी जाएगी। कि आग से नष्ट हो गया व्यापारिक रहतिया जिसकी जो लागत दे रखी है 20,000 की है, मर्चेंट व्यय दे रखा है 10,000 की, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन है 2,000 का, और एक साझेदारी फंड के समझौते पर प्रारूप तैयार करने के लिए वकील को जो फीस दी गई थी 500 रुपए की, तो किसको जो है कटौती इसमें से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो फीस दी गई है वकील को उसकी कटौती यहाँ पर नहीं मिलेगी, बाकी तीनों ही चीजों की कटौती उसको स्वीकृत होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। While calculating business income, the disallowed portion of the preliminary expenses is 1/2, 1/5, 4/5, 3/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका 4/5 है उसकी ही कटौती मिलेगी, उसी का भाग जो होगा उस प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत होगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है डिसअलाउड, यानी कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, इससे पहले के कोर्सेज मैंने कराए थे तो वहाँ पर शायद आपको बताया भी था कि जो प्रारंभिक व्यय होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो 5 बराबर भागों में यानी कि 5 किस्तों में 5 इंस्टॉलमेंट में उनकी क्या दी जाती है, कटौती दी जाती है, डिडक्शन दी जाती है। इसीलिए जो हर साल होगा 1/5 उसका जो भाग होता है वो अलाउड होता है, बाकी का डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसअलाउड पूछा था तो 4/5 हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या पूछा है, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग आंसर लगा देते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ देशों में आंतरिक शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। 100% of weighted deduction for in-house research in some cases is allowed to any SSC, company SSC, a scientific research association, cooperative society। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम आंतरिक शोध कर रहे होते हैं, उस पर जो भारित कटौती दी जाती है उसका 100% स्वीकृत होता है, तो किस तरह के करदाता को स्वीकृत होगा? वो हो जाता है कंपनी करदाता को, कंपनी एसएससी को। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? अंडर विच द वर्क ऑफ ए डॉक्टर इज कवर्ड? ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है जो एक डॉक्टर होता है, तो देखिए दो चीजें होती है, एक तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, दूसरा आपका प्रोफेशन हो जाता है। बिजनेस करने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन जो प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए है, उस डॉक्टर बनने के लिए उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होगी। कोई लॉयर है तो उसको जो है एलएलबी की डिग्री चाहिए होगी। तो यहाँ पर किसी काम को करने के लिए जब आपको कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है, तो वो हो जाता है आपका प्रोफेशन, और जिसके लिए जरूरत नहीं होगी तो वो हो जाएगा बिजनेस। तो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, वो उसके आएगा प्रोफेशन है, क्योंकि उसको करने के लिए उसे एक स्पेशल नॉलेज की, एक डिग्री की नीड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकृत व्यय छाटिए। पिक आउट द इनएडमाइजेबल एक्सपेंसेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उससे कौन से अस्वीकृत हैं, डिसअलाउड हैं। तो यहाँ पर जो आपका माल और सेवा कर, आयकर निर्धारण है, आयकर, मशीन पर हरास, तो यहाँ पर जो आयकर है, इनकम टैक्स है, वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, उसकी कटौती से यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है। अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इज डाउटफुल डेट रिजर्व, एक्चुअल बैड डेट, डाउटफुल डेट, ऑल ऑफ दिस। ये जो आप लोग के डाउटफुल डेट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाइए, चाहे आप इनकम टैक्स में हो, हर जगह ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें से कौन से जो होंगे वो स्वीकृत होंगे, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर जो एक्चुअल बैड डेट होते हैं वो ही अलाउड होते हैं, बाकी डिसअलाउड हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक व्यय किए हैं, स्वीकृत कटौती होगी। एक्स लिमिटेड स्पेंड ₹1 lakh as preliminary expenses on 31st March 2021. Deduction allowed is 10,000, 25,000, 7,443, 7,143, 20,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड जो थे उन्होंने क्या किया, 1 लाख के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, प्रारंभिक व्यय किए हैं, तो उनको कितनी कटौती मिलेगी? तो पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि 1/5 जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा और जो 4/5 होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो 1 लाख का 1/5 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 20,000। तो 20,000 की क्या मिल जाएगी? उसको स्वीकृत कटौती मिलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान से अगर आप चीजों को लगाएंगे तो आगे आपके उन्हीं से ही दूसरे क्वेश्चंस भी निकल करके आते हैं, तो जो भी एक्सप्लेनेशन होना उस पर ध्यान दिया करिए कि क्या बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 रुपए रोकड़ में किया गया है, अस्वीकृत व्यय होगा 30,000 पेड इन कैश फॉर हायर चार्जेस ऑफ गुड्स कैरिज, द डिसअलाउड एक्सपेंसेस शैल बी 25% ऑफ द अमाउंट पेड, 20,000, 30,000 नील। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई माल वाहन के भाड़े का जो भुगतान है वो 30,000 रुपए किया गया है रोकड़ में, तो अस्वीकृत व्यय कितना होगा? तो यहाँ पर जितना भी व्यय है वो सारा ही स्वीकृत होगा, कुछ भी अस्वीकृत नहीं होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सीधे सीधे क्या है, आपका जो भी गुड्स है उनको लाने के उसमें किया गया था, तो यहाँ पर ये पूरा ही क्या होगा, पूरे की स्वीकृति मिलेगी, पूरा ही अलाउड होगा, कुछ भी अस्वीकृत नहीं होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख पूंजीगत व्यय किए हैं, गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी। A company incurred capital expenses rupees 1 lakh during the previous year on promotion of family planning among its employees. During the previous year, deduction shall be allowed to the company. It is 20,000, it is 50,000, it is 1 lakh net. यहाँ पर आपको बताना है कि एक कंपनी है जिसने अपने जो उसके एम्प्लॉयज थे उनके फैमिली प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख के एक्सपेंसेस किए हैं, जो कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये बताना है कि कितनी कटौती उसको मिलेगी। तो उसको कटौती कितनी मिलेगी? 20,000 की। इसको भी 1/5 ही आपको करना है, तो कटौती होगी आपकी 20,000 की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सोविनियर में विज्ञापन पर 50,000 रुपए व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी। A businessman spent ₹50,000 on advertisement in a souvenir of a political party. He will get a deduction from profit and gains of business, income from other sources, gross total income, none of these. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कंपनी है, कोई व्यवसायी है, कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया है, राजनीतिक पार्टी जो थी उस पर के विज्ञापन पर 50,000 रुपए व्यय किए थे, तो उसे कितने की कटौती मिलेगी या उसे कहाँ पर कटौती मिलेगी? वो हो जाएगी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वहां पर उसकी कटौती मिलेगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। Amount paid to an approved university for social research, the deduction shall be allowed in respect of payment 100%, 125%, 150%, 200%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी थी उसने कोई जो है अनुसंधान किया, कोई रिसर्च की है सोशल साइंस पर, तो वहां पर उसे कितनी जो है उस रिसर्च पर कितने जो है कटौती मिलेगी? वो हो जाएगी 100%, उसे पूरी 100% की कटौती मिलेगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम के अंतर्गत हेरास किसको मिलता है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, रिटर्न डाउन वैल्यू, फेस वैल्यू। तो जो अब का इनकम टैक्स एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है वो किस वैल्यू पर चार्ज किया जाता है, किस प्राइस पर चार्ज किया जाता है? आपको पता ही है कि किसी भी इनकम अगर हम बात करें अकाउंट्स की, अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो बहुत तरह के प्राइसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि किस प्राइस पर उसको जो है दिया जाएगा डिप्रिसिएशन, वो दिया जाता है अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संपत्ति पर ह्रास मिलेगा? डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनिमल्स, ट्री बुशेस, गुडविल ऑफ ए बिजनेस, पेटेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि किस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा इसका आंसर कि किस पर उसको डिप्रिसिएशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अशोधित राशि को अगले कितने कर निर्धारित वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि कोई ऐसा डिप्रिसिएशन है जो कि अनअब्जॉर्ब्ड है, यानी कि किसी वर्ष का था, उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया जा सका, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, तो जिस वजह से वो और आगे लेकर जाया जा रहा है, तो कितने वर्षों तक हम उसे आगे लेकर जा सकते हैं? तो वो हो जाएगा अनिश्चित काल तक। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है। अशोधित राशि होगा जो अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है, तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा ना, तब तक आप उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। उसकी कोई भी एक मैक्सिमम लिमिट नहीं है, अनस्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट इज। अक्सर क्वेश्चन में आपका रेट भी पूछ सकता है, या कभी कभी मैचिंग में आ सकता है कि एक साइड आपकी एसेट दे देगा, दूसरी साइड आपकी परसेंटेज दे देगा, आपसे कहेगा मैचिंग करने को। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज पर कितने परसेंट लगता है। यहाँ पर जो इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर 25% लगता है डिप्रिसिएशन। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर पर ह्रास की दर है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 5%, 10%, 15%, 20%। जो फर्नीचर होता है उस पर कितना डिप्रिसिएशन लगता है? वो लगता है 10% का। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर ह्रास की दर है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर इज 30%, 40%, 60%, 70%। जो कंप्यूटर होता है उस पर कितने परसेंट का लगता है? उस पर 40% का लगता है डिप्रिसिएशन। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्लांट पर ह्रास की दर है। द रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट इज 5%, 10%, 15%, 20%। तो एक तो नॉर्मल लगता है डिप्रिसिएशन, कभी कभी एडिशनल डिप्रिसिएशन भी लगता है। तो जो एडिशनल डिप्रिसिएशन लग रहा है उसकी दर कितनी होती है? वो हो जाती है 20%। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका मकान संपत्ति वाला शीर्षक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर जो हम जो गणना कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मूल्य लिया जाता है, कौन सा रेंट लिया जाता है? तो वो लिया जाता है वार्षिक मूल्य, यानी कि एनुअल वैल्यू जो होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो कई तरह के होते हैं आपका, तो उसमें निकाला जाता है कि कितनी आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम लेस कर देते हैं। उस पर टैक्स लेस करने के बाद हमें जो आती है वो हो जाती है एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएबी शुड बी paid by the tenant during the previous year, paid by the owner during the previous year, occurred during the previous year, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि मकान की जो सकल वार्षिक मूल्य होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, उसमें से जो हम डिडक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो म्युनिसिपल टैक्स कब डिडक्ट किया जाएगा? कि जब जो होगा कि गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया जाएगा, गत वर्ष मकान मालिक द्वारा दिया जाएगा, गत वर्ष में देय होगा, इनमें से किसी को नहीं, तो वो दिया जाता है कि जब जो म्युनिसिपल टैक्स होता है वो मकान मालिक द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो ओनर होगा उस घर का, उस मकान का, वो जब पे करेगा तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर उसने पे नहीं किया है, किराएदार ने पे किया, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष 2021-22 में एक को बकाया किराए के 60,000 रुपए प्राप्त हुए। धारा 25 के अंतर्गत कर योग्य राशि होगी और रिसीव्ड ₹60,000 एज arrear of rent during the previous year 2021-22. The amount taxable under section 25A would be 60,000, 42,000, 40,000, 30,000। यहाँ पर अनपेड रेंट था जो कि पहले नहीं दिया गया था, अब उसको रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर जो कर योग्य राशि कितनी होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से जो उसका 30% होता है उसको हम लेस कर देंगे। तो 60,000 का 60,000 का आप 30% करिएगा तो कितना आ जाएगा? 18,000 आएगा। 60,000 में से जब हम 80,000 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 भी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।